हेलो वेलकम इन ए के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था, तो अगर आपको बेसिक में कोई दिक्कत है तो आप पिछली वीडियो देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बोला गया है ए डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई सोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई सोज इवन नंबर। आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब देखो, एक डाई रोल की गई है तो जाहिर सी बात है जो सैंपल स्पेस होगा उसके अंदर ये आउटकम्स आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया कि जो ई है उसके अंदर क्या है कि वो जब डाई शो करेगी 4 तो वो वाला इवेंट है ई। यानी कि अगर मैं ई की बात करूँ तो ई के अंदर क्या आएगा, सिर्फ एक आउटकम आएगी, वो है 4। तो ई पता लग गया। अच्छा, इसके बाद बोला गया कि जो एफ है वो क्या है, वो एक ऐसा इवेंट है जब डाई शो करती है इवन नंबर। तो जो भी यहाँ पे सैम्पल स्पेस है इसमें इवन नंबर क्या क्या हैं, 2, 4 और 6। यानी एफ के पास यही 3 आउटकम आएंगी। हमसे पूछा गया है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते किसे हैं। देखो, ऐसे दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए उनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे ई और एफ का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो ई के पास भी 4 है, एफ के पास भी 4 है, 4 तो कॉमन आ गया ई और एफ में। यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन आया वो एम्प्टी सेट तो नहीं आ रहा है। अगर एम्प्टी सेट नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई ई और एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर होगी बात। अगर ये एम्प्टी सेट आया होता तब हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन क्योंकि ये नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से एक ही डाई रोल की गई है। अगर एक डाई रोल की गई है तो जाहिर सी बात है कि जो सैम्पल स्पेस होगा वो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया, देखो आगे कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। यानी जो इवेंट्स हैं ए बी सी डी वगैरह, इनको डिस्क्राइब करो। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, कोई इवेंट ए है जो कि ए नंबर लेस देन 7 की बात कर रहा है। तो मतलब यार देखो, सैम्पल स्पेस ये रहा। जब भी आप डाई उछालोगे तो जो भी आएगा सारी की सारी आउटकम्स लेस देन 7 ही रहनी है। तो मतलब क्या कि जो ए है उसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है, पूरा सैम्पल स्पेस ही आ जाएगा, समझ लो, है ना, क्योंकि ये सारी आउटकम्स ही 7 से लेस देन है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, पार्ट ए आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, मतलब सेकंड पार्ट की, जो इवेंट बी है, इसमें क्या बोल रहा है, ए नंबर ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, जब डाई पे टोटल 1 से लेके 6 तक ही चीज़ें आ सकती हैं तो आप 7 से बड़ी चीज़ कहाँ से लेके आओगे। तो मतलब बी के अंदर तो कभी कुछ आएगा ही नहीं, एम्प्टी सेट हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि 7 से बड़ा नंबर डाई पे होता ही नहीं है, बल्कि 7 भी नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया। अच्छा, बी पार्ट समझ में आ गया होगा, सेकंड पार्ट। मतलब थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो एक इवेंट सी की बात की गई है जहाँ पर एक मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो अगर अपने पास ये सैम्पल स्पेस है तो इसमें 3 का मल्टीपल कौन है, 3 और 6। यानी सी के पास यही दो आउटकम्स होंगी, 3 और 6। ठीक है, थर्ड भी समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, यानी कि इसमें एक इवेंट डी डिस्क्राइब करना है हमें जहाँ पर एक नंबर आना चाहिए लेस देन 4। तो यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस है इसमें 4 से छोटा कौन है, यही 3 है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और 3। 4 मत लिखना क्योंकि 4 4 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता, हमें छोटा लिखना है, लेस देन 4। तो 1, 2, 3 ही आएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ पार्ट फिफ्थ की, जिसमें बोला गया है एक इवेंट ई डिस्क्राइब करो जहाँ पर एक इवन नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो अगर मैं सैम्पल स्पेस में देखूँ तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन है, 2, 4 और 6। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 4 कौन है, सिर्फ 6। 4 के इक्वल होता है, बड़ा नहीं होता, ये भी बड़ा नहीं होता। अगर मैं ग्रेटर की बात करूँगा तो सिर्फ 6 मिलेगा, जो इवन भी है और 4 से बड़ा भी है। तो यानी कि ई के अंदर एक ही आउटकम आएगी जो कि है 6। ठीक, ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसके 6th पार्ट की, तो यहाँ पे एक इवेंट एफ डिस्क्राइब करना है जहाँ पे कोई नंबर आए जो नॉट लेस देन 3 हो, यानी 3 से छोटा ना हो। अब 3 से छोटा नहीं होने का मतलब है या तो 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो। यानी कि 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, यही चीज़ें हो सकती हैं जो 3 से छोटी नहीं है। यानी कि 3, 4 और 5 और 6। ठीक, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी की बात करूँ तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, ए ये रहा, बी ये रहा। भाई इन दोनों का यूनियन लोगे तो इसके पास तो पूरा का पूरा सब कुछ है, 1 से लेके 6, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो यूनियन में क्या आएगा, यूनियन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यूनियन आपको लेना आता है। ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट लिख दो जो किसी एक के पास भी हैं या दोनों के पास भी हैं। ठीक है, मतलब किसी एक के पास हो गया तब भी ठीक, या दोनों के पास है तब भी ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो पहला ये ए यूनियन बी समझ में आ गया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी के पास देखो क्या आएगा। अब हमें पता है कि बी जो है वो एक एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो, एम्प्टी सेट ही आता है। तो यहाँ पे तो आँख बंद करके क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, बी यूनियन सी भी निकालो भैया। तो बी यूनियन सी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, चलो देखते हैं। बी के पास कुछ है नहीं, सी के पास है 3 और 6, तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, इसके पास क्या जाएगा 3 और 6। यूनियन में क्या होता है, किसी एक के पास से भी काम चल जाता है। तो 3 और 6 आ गया इनका यूनियन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो जरा, आगे कह रहा है ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दो। क्या निकाल दो, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई कहाँ पे ढूंढो, ई के पास सिर्फ 6 है, एफ के पास है 3 4 5 6। इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 6। तो ई इंटरसेक्शन एफ के पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डी इंटरसेक्शन ई निकाल दो। डी ये रहा, ई ये रहा, इनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। तो डी और ई का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो डी और ई का इंटरसेक्शन होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है ए माइनस सी निकालो, ए माइनस सी। ठीक है, देखो ए माइनस सी का मतलब है कि ए में से वो सभी एलिमेंट रिमूव कर दो जो सी के साथ कॉमन है। सीधी सी बात होती है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में जो भी आएगा उसको ए में से हटा दो। ठीक है ना, आप याद रखना ए माइनस सी का मतलब होता है ए में से ए और सी के इंटरसेक्शन को हटा दो। ठीक है, तो ए के पास तो 1 से लेकर 6 तक सब कुछ है, सी के पास है 3 और 6, तो यानी कि जो कॉमन एलिमेंट हैं वो देखो 3 दोनों के पास है, 6 दोनों के पास है, कॉमन एलिमेंट हटा दो बस। फिर ए के पास क्या बचा, 1 2 4 और 5। तो यहाँ पे ए माइनस सी हो जाएगा 1 2 4 5। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, डी माइनस ई निकालो। अब डी माइनस ई का मतलब क्या हुआ कि डी में से वो सभी एलिमेंट हटा दो जो डी और ई के पास कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो डी माइनस ई मिल जाएगा। तो डी के पास क्या है, 1 2 3, ई के पास क्या है 6। कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब कुछ हटाएंगे ही नहीं क्योंकि सिर्फ कॉमन एलिमेंट रिमूव किए जाते हैं। तो यहाँ पर डी और ई में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो पूरा का पूरा बचा रहेगा ये, है ना। यानी कि डी के पास जो भी है कुछ भी नहीं हटा, उसमें से सब कुछ रह गया 1 2 3। तो यानी कि डी माइनस ई में 1 2 3 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले एफ कॉम्प्लीमेंट ही निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हमें निकालना ही पड़ेगा। जब हमारे पास एफ कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो हम ये निकाल लेंगे। तो एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखो, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसके यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना, है ना। जब हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता यूनिवर्सल सेट माइनस एफ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेट थ्योरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल सेट की जगह कौन ले लेता है, सैम्पल स्पेस। यानी कि एफ डैश का मतलब हो जाएगा सैम्पल स्पेस में से एफ माइनस कर दो। तो एफ के पास क्या है, 3 4 5 6, इसको सैम्पल स्पेस में से माइनस कर दो। 3 4 5 6 हटा दो, क्या बचेगा, 1 और 2। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2, 2 चीज़ें आएंगी इसके अंदर। अब इस वाले की बात कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, यानी एफ डैश ई का इंटरसेक्शन एफ डैश के साथ। तो ई के पास क्या है, सिर्फ 6 है, और एफ डैश के पास क्या है 1 2। तो यार ई और एफ डैश में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डैश एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें क्या होता है कि एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया जाता है। ठीक है, तो जब पेयर ऑफ डाई को रोल किया जाता है तो जो भी आता है उसके हिसाब से हमें जो फॉलोइंग इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एक इवेंट ए डिस्क्राइब करना है
जब दो डाइस यानी कि एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया जाए जिसमें जो सम आए वो ग्रेटर देन 8 आए। देखो यार, आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा। देखो सैम्पल स्पेस क्या होगा, या तो पहली डाई पे 1 आए, दूसरी डाई पे 1 आए, पहली डाई पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए, पहली पे 1 आए, फिर 3 आए, इस तरह से 1 4 1 5 करके 1 6 तक जाएगा, है ना। यही सारे आउटकम्स होंगी सैम्पल स्पेस में। या फिर पहले पे 2 आए, 1 आए, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, इस तरह से 2 6 तक ये जाएगा, है ना। इसी तरह से 3 1 से लेके 3 6 तक ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रहा, बस समझाने के लिए कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ। फिर 4 1 से लेके 4 6 तक चीज़ें चलेंगी, है ना। फिर 5 1 से लेके 5 6 तक, और फिर 6 1 से लेके 6 6 तक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे छोटा सम का मतलब पहली डाई पे जो आ रहा है, दूसरी पे जो आ रहा है, उनको जोड़ो। तो सबसे छोटा सम कहाँ बनेगा, जब 1 1 आया होगा। 1 1 आता है तो 2 होता है, सबसे छोटा सम 2 होता है। और सबसे बड़ा सम क्या आएगा इनका, 6 और 6 12, यानी सम जो होगा वो 2 से लेके 12 तक के बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। हमें क्या करना है, हमें जो इवेंट ए की बात करनी है उसमें जो सम होगा वो ग्रेटर देन 8 हो सकता है। अब मैंने कहा कि जो सम होता है जब दो डाई रोल की जाती हैं तो सम 2 से शुरू होता है। सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से अप टू 12 हो सकता है। तो एक बात बताओ, यानी इतने ही सम हमें मिलेंगे, इतने ही टाइप के। तो यहाँ पे 8 से बड़े सम कौन कौन से होंगे। जब सम 8 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि सम जो होगा वो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है ना। जब भी सम दोनों का मिला के, पहली डाई पे जो अंक आया, दूसरी डाई पे जो अंक आया, उनको मिला के या तो 9 आ जाए, या 10 आ जाए, या 11 आ जाए, या 12 आ जाए। सम की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना। ये मत बोलने लग जाना कि डाई पे तो 12 होता ही नहीं। अरे भैया, सम की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि 8 से बड़े सम यही मिल सकते हैं। तो आपको इवेंट ए में जो भी आप यहाँ पे लिखोगे उनका सम इनके बीच में होना चाहिए, मतलब 9 से लेके 12 तक होना चाहिए। तो सोचो, अगर मैं 1 वाली लाइन में देखूँ तो 1 वाली लाइन में सबसे बड़ा सम कितना हो सकता है, जब एक आया हो पहली पे और दूसरी पे 6 आया हो, यानी 7, यानी कि हम 9 तक तो पहुँच ही नहीं रहे। दूसरी पे भी हम देखें तो 2 और 6 सबसे बड़ा हो सकता है, यानी कि 2 और 6 जोड़ोगे तो 8, तो ये भी अभी 9 तक पहुँचा ही नहीं। यानी कि पहली दोनों लाइनों में से तो हमें 8 से बड़ा सम मिलेगा ही नहीं, इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तीसरी लाइन में जब हम जाएंगे तो 3 और 6 को जोड़ने पे 9 आता है। इससे पहले वाली चीज़ें तो 9 से छोटी चीज़ देंगी, जैसे 3 1 4 होगा, 3 2 5 होगा, है ना। इससे पहले 3 5 रहा होगा जो कि 8 होगा, और 3 और 6 9 होगा। यानी कि सबसे पहली आउटकम यहाँ पे जो हमें मिल रही है जिसमें सम 9 के इक्वल है वो है 3 और 6, है ना। फिर 4 वाली लाइन में आओगे तो 4 5 9 होता है, और 4 6 10 होता है। तो यानी कि यहाँ पे सम 9 और 10 है जो कि 8 से बड़ा है। 5 वाली लाइन में जब आओगे तो 5 4 कहीं आता होगा, 5 4 9, 5 5 10, 5 और 6 11, यानी कि यहाँ पर ये 3 आउटकम मिलेंगी जिनका सम या तो 9 है, या तो 10 है, या 11 है। 6 वाली लाइन में जब आओगे तो 6 3 6 4 6 5 6 6, यहाँ पे अगर सम देखो तो 6 और 3 9, 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12, यानी कि सम 8 से बड़ा है। तो ये सारी वो आउटकम्स होंगी जहाँ पे जो सम है या तो कहीं 9 मिल रहा है, या 10 मिल रहा है, या 11 मिल रहा है, या 12 मिल रहा है। मतलब इन सभी केसेस में जो सम है वो 8 से तो बड़ा मिल रहा है। तो इवेंट ए डिस्क्राइब हो गया, समझ में आ गया किस तरह से किया ये, ठीक है। अब जरा बी की बात कर लेते हैं। देखो, जो यहाँ पर इवेंट बी है इसमें कह रहा है 2 कम्स ऑन आइदर डाई, 2 कम्स ऑन आइदर डाई, है ना। जब भी आपको ऐसा करना हो, आप सैंपल स्पेस अपने सामने ना भी लिखो, तब भी दिमाग में रखना कि पहले पहली लाइन में स्कैन करेंगे, फिर दूसरी लाइन में, फिर 3 वाली लाइन में, फिर 4 वाली लाइन में, फिर जिसमें शुरू में 5 है उस लाइन में, फिर जिसमें शुरू में 6 है उस लाइन में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। बताओ इस लाइन में 2 कहाँ पे आएगा, किसी भी एक डाई पे, सिर्फ यहाँ पे। भाई इस पूरी लाइन में जो सैंपल स्पेस है इसमें यहीं पे 2 आता है और कहीं 2 नहीं आएगा। यानी कि एक ही आउटकम ऐसी है इस लाइन में 1 2, जिसमें किसी एक डाई पे, या आइदर बोला ना, मतलब किसी एक से भी काम चल जाएगा, 2 आता है। तो पहली आउटकम बी में हो जाएगी 1 2। फिर इसमें आ जाओ, क्योंकि ये 2 वाली लाइन है तो 2 तो हमेशा रहेगा ना, 2 1 से लेके 2 2 2 3 2 4 2 5, लास्ट में 2 6, यानी कि 2 वाली लाइन में तो सब कुछ को इंक्लूड करोगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। 3 वाली लाइन में कहाँ पे 2 आता होगा, 3 2, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा, यानी 3 2 लिख दो। 4 वाली लाइन में 4 2 वाली आउटकम ले लोगे, इसमें 2 आ रहा है।
5 वाली आउट लाइन में भी 5,2 लिख दोगे, ऐसी 6 में भी 6,2 लिख दोगे। तो ये सारी वो आउटकम्स हैं जिसमें किसी एक पे या दोनों पे भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या बोला आइदर, मतलब एक पे आ जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है। 2 पे हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी कि ये सारी आउटकम्स होंगी बी के अंदर, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आगे बात करूं और इवेंट सी को डिस्क्राइब करने जाऊं तो इसमें क्या बोला है, ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखना, कि जो सम है वो एटलीस्ट 7 है, जो सम है वो एटलीस्ट 7 है, यानी कम से कम 7 है। तो एक बात बताओ, इतने को ही अगर मैं पढ़ूं, जिसको मैं भी रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, कि अगर मैं सिर्फ इतने को पढ़ूं तो मेरे पास सम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। भाई मैंने कहा जब दोनों को जोड़ोगे जो सम मिलेगा उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 12 तक सम मिल सकता है। यहाँ पे कह रहे सम एटलीस्ट 7 होना चाहिए, अभी इसको भूल जाओ जो लिखा है, ठीक है। कम से कम 7 होना चाहिए, है ना, यानी कि या तो 7 हो या 7 से ज़्यादा हो, या 8 हो या 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो। 13 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 डाई उछालोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू जो मिलेगी इनका सम की वो 12 हो सकती है, 6 और 6 12, यानी कि सम ये होगा अगर मैं इतने की बात कर रहा हूँ। लेकिन बीच में एंड लिखा हुआ है और बोला है कि वो 3 का मल्टीपल भी हो, तो इनमें से कौन है जो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि एंड का मतलब है ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये वाली भी। तो इनमें से 3 का मल्टीपल कौन कौन है, तो यहाँ पे हम देखें तो 9 3 का मल्टीपल होता है, 12 भी 3 का मल्टीपल होता है इसमें, क्योंकि हमें इसी में से देखना है। यानी कि जो बाकी चीज़ें हैं हमें उनसे मतलब ही नहीं है ना। सम एटलीस्ट 7 होना चाहिए, यानी 7 या 7 से बड़ा, लेकिन 7 या 7 से बड़े में से वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए सम। तो 7 3 का मल्टीपल नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, कौन कौन होता है, 9 या 12। तो यानी कि ये वाला पार्ट सीधी सीधी, या यूँ कह लो कि सीधी सीधी नहीं बोल रहा है ये, लेकिन बोल यही रहा है कि जो सम होना चाहिए वो या तो 9 हो या तो 12 हो, है ना। इसने घुमा के बोला है, लेकिन इसका मतलब यही है कि सम या तो 9 हो या तो 12 हो। तो मतलब सी के अंदर वही चीज़ें लिखोगी जिसमें सम 9 या 12 होता है। तो पहली लाइन में तो सम 9 मिलेगा ही नहीं, दूसरी लाइन में भी मिलेगा ही नहीं, तीसरी लाइन में 3 और 6 9 होता है, यानी कि एक आउटकम 3 और 6 मिल जाएगी तीसरी लाइन से। फिर चौथी लाइन में स्कैन करना, चौथी लाइन में 9 कहाँ मिलेगा, 4,5 पे, क्योंकि 4 वाली लाइन है, ठीक है। 12 तो मिलेगा ही नहीं। पाँचवीं लाइन में 9 कहाँ मिलेगा, जब 5,4 लिखोगे, यानी कि 5,4 आ जाएगा। 12 तो इस लाइन में मिलेगा ही नहीं। आखिरी वाली लाइन में यानी 6 वाली लाइन में 6,3 पे 9 मिलेगा, यानी 6,3 लिखोगे, और 6 6 पे 12 मिल जाएगा, 6 और 6 12, यानी ये सारी आउटकम्स आ जाएंगी सी के अंदर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछा है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इनमें से कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने बताया कि इनका इंटरसेक्शन, जो पहला इवेंट होगा और जो दूसरा इवेंट होगा, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो यार देखो ए और बी को चेक करो पहले। ए और बी का इंटरसेक्शन जब भी आप लोगे, देखो क्या कुछ आपको एक जैसा मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा सर। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक जैसा है, देख लो चाहे आप, ठीक है। जो यहाँ है उनमें से कुछ भी यहाँ नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ रहा है, तो हम कहेंगे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए और सी की बात करूं तो 3 6 आ रहा है, 3 6 आ गया, यानी कि ए और सी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख गया, तो ए और सी को छोड़ो। अच्छा, बी और सी की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर जो बी के पास है और जो सी के पास है, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा आपको। तो मतलब बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी सेट आया है, यानी कि बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्लियर हो गई बात। यानी ये दो पेयर जो हुए ना, ए और बी का और बी और सी का, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या बोला गया है कि 3 सिक्के उछाले गए एक बार में ही। तो पहली बात तो जब 3 सिक्के उछाले जाएं, ठीक है, जब 3 सिक्के उछाले जाएं तो आपको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो 3 सिक्के उछालने पे ये आउटकम्स आती हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शो, यानी कि ए जो है ना, अब इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। जो ए है वो एक ऐसा इवेंट है जिसमें 3 हेड आते हैं। तो यार जो सैंपल स्पेस है इसी में से इवेंट डिस्क्राइब करोगे। इसमें से बताओ कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे तीनों हेड आए हों। एक ही बार ऐसा हो रहा है इसमें तीनों हेड आए हों, यानी कि ए के पास यही एक आउटकम होगी,
क्लियर हो गई बात। तो ए समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो बी है वो एक ऐसा इवेंट है जिसमें 2 हेड आए हैं और एक टेल आया है, 2 हेड एंड 1 टेल। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ 2 हेड और एक टेल है वो बी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हेड एक टेल है यानी कि ये वाली आउटकम आएगी, 2 हेड एक टेल है यानी कि ये वाली आउटकम आएगी, यहाँ पर 2 हेड एक टेल है यानी कि ये वाली आउटकम आएगी। तो ये आउटकम्स आ जाएंगी बी के अंदर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब देखो सी क्या चीज़ है, सी डिनोट्स द इवेंट 3 टेल्स। मतलब क्या कि जो सी है उसमें तीनों को तीनों टेल होना चाहिए, तो तीनों को तीनों टेल इसी एक आउटकम के पास है, तो ये सी के अंदर आ जाएगा। सी भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है जो डी है उसमें एक हेड आता है ऑन द फर्स्ट कॉइन। मतलब क्या कि हमें फर्स्ट कॉइन को देखना है, उस पर हेड होना चाहिए सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट पे हेड है, फर्स्ट पे हेड है, फर्स्ट पे हेड है, फर्स्ट पे हेड है, यानी कि ये चारों आउटकम जो हैं ये उठा के आप डी के अंदर लिख दो, क्योंकि इन सभी में फर्स्ट पे हेड है, बाकी में फर्स्ट पे टेल है, उनको मत लिखो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, जैसे ही हमने ए बी सी डी को अच्छी तरह से लिख लिया, अब आगे हमें कुछ क्वेश्चन के जवाब देने। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन है विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, तो पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, ऐसे 2 सेट। तो यहाँ पे अगर मैं पहले ए और बी को चेक करूँ तो ए के पास ये है, बी के पास देखो अलग अलग चीज़ें ये हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि ए बी हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका ए कैंसिल हो गया, ए बी। क्या और कुछ भी है? बिल्कुल। अगर मैं ए और सी को चेक करूं तो इनमें भी देखो कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ए और सी भी क्या हो गए, ए और सी भी हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर मैं अब आगे चेक करूं ए और डी को तो ये तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें तो कॉमन आ रहा है, तो ए और डी तो नहीं होंगे। अच्छा, अब बी की बात करूं, अगर मैं बी और सी को चेक करूं तो बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो मतलब क्या है कि ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बी और डी की बात करूं तो यहाँ पर देखो हेड हेड टेल, यहाँ हेड हेड टेल कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, यानी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, तो मतलब बी और डी तो नहीं लिख सकते आप। अच्छा, अगर मैं सी और डी चेक करूं तो यहाँ पर फिर से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या है कि सी और डी जो होंगे ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई सिंपल इवेंट कौन कौन से होंगे। सिंपल इवेंट का मतलब होता है एक सैंपल पॉइंट होना चाहिए। जैसे ए के पास देखो एक ही सैंपल पॉइंट है, सी के पास देखो एक ही सैंपल पॉइंट है, तो ए सिंपल इवेंट होगा, सी भी सिंपल इवेंट होगा। ठीक है, तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, ए एंड सी। ठीक है, ये सिंपल इवेंट है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद यहाँ पे बोला गया कंपाउंड इवेंट्स कौन कौन से होंगे। तो कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 सैंपल पॉइंट है बी के पास, और 1 2 3 4 सैंपल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, डी के पास। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी और डी के पास क्योंकि एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट्स हैं या फिर इनमें एक से ज़्यादा आउटकम्स लिखी हुई हैं, तो बी और डी जो होंगे वो कंपाउंड इवेंट्स होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या कह रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी कि इस बार फिर से 3 कॉइन ही टॉस किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस ये लिख लोगे। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बोला कि भैया डिस्क्राइब कर दो इन सभी चीज़ों को, एक एक करके बात कर लेते हैं। जो 5वें का पहला पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट जो इसका है, पहला हिस्सा जो इसका है, इसमें कह रहे हैं 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि 2 इवेंट्स ऐसे डिस्क्राइब करने हैं जो आपस में एक्सक्लूसिव हों। तो इनको चाहो तो आप वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर ऐसे लिखने में ज़्यादा अच्छा रहता है यार, है ना। वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो। मान लो आपने ए को डिस्क्राइब कर दिया ऑल आर हेड्स, और बी को बोला ऑल आर टेल्स, ऐसे भी लिख दो इंग्लिश में। उससे अच्छा क्या है, ऐसे लिखो ना, ऐसे साफ साफ दिखता है। देखो, अगर ए को मैंने ये माना कि तीनों हेड आ रहे हैं, बी को मैंने ये माना तीनों टेल आ रहे हैं, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एक एम्प्टी सेट ही तो आएगा, और अगर एम्प्टी सेट आ रहा है तो मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर होगी बात, ए वाला। अच्छा, आगे अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की,
तो यहाँ पे हमें 3 इवेंट्स ऐसे डिस्क्राइब करने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। तो पहले एक बात बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आता है कि भाई जो 3 इवेंट होंगे उनमें से हर दो, किन्हीं भी दो का पेयर बनाओगे, उनमें कुछ भी इंटरसेक्शन में एक जैसा नहीं आना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जितने भी आप ले रहे हो, जैसे 3 लिए ना, तो तीनों एक साथ यूनियन ले लो और तीनों का यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए, तभी वो एग्जॉस्टिव होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चालाकी करते हैं। देखो मैंने क्या किया ना, इसमें सॉरी सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना, हाँ ये वाला है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी करो। एक में ये लिख दो, मान लो उस इवेंट को मैंने सी बोल दिया, ठीक है। एक में ये लिख दो, मान लो उसको मैंने डी बोल दिया, और जो बाकी बच गया वो किसी और में लिख दो। ये जो बाकी बचा, बस चालाकी करनी है आपको, ये लिख दो। तो पहली बात तो देखो, इनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना। कोई भी आउटकम मैंने यहाँ कॉमन लिखी नहीं है कि एक के अंदर ये लिखा है तो दूसरे के अंदर ये लिखा है, बाकी बचा हुआ तीसरे के अंदर लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम इनका यूनियन लेंगे, देखो इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा किसी में भी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे एम्प्टी सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे एम्प्टी सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन लिखा ही नहीं किसी में। तो यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गए सर। अब एग्जॉस्टिव होने के लिए हमने चालाकी क्या करी है कि भाई एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, ठीक है, ये और ये हुआ, और जो बाकी बचा था वो तीसरे को दे दिया। तो जब यूनियन लोगे तो तीनों को मिलाओ, तीनों को मिलाओगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन ही जाना है, तो ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना नहीं है। यानी कि जब यूनियन लेंगे तो क्योंकि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे, ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे। तो क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्लियर हो गई बात। आगे अगर हम देखें तो इसका थर्ड पार्ट है, इसमें बोला है 2 इवेंट डिस्क्राइब कर दो सर विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए। तो यार कुछ भी ऐसे 2 लिखो दो ना यहाँ तीसरे पार्ट में, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो इसके लिए कुछ ना कुछ कॉमन आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे हेड हेड लिखा, जानबूझ के यहाँ भी हेड हेड लिख दिया, तो इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो नहीं सकते। क्लियर हो गई बात। अच्छा, चौथे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया 2 इवेंट ऐसे डिस्क्राइब करो विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो, मतलब उसमें कुछ एक जैसा ना हो, लेकिन उनके यूनियन से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस भी क्रिएट ना हो। तो यार इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि एक में आपने हेडेड हेड लिखा, दूसरे में टेल 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 लिख दो। अब ये दोनों इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं आएगा, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, बट इनका यूनियन लेने पे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस तो नहीं बनेगा, तो यानी एग्जॉस्टिव नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक। अब अगर हम बात करें इसके फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट की, फोर्थ हो गया, तो इसमें बोला गया 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो, लेकिन इस बार 3 इवेंट होने चाहिए। कितने इवेंट होने चाहिए, 3। पिछली बार 2 था, मतलब सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस पिछली बार 2 इवेंट्स में ऐसा करके दिखाना था, इस बार 3 इवेंट्स में। तो यहाँ पे मैंने 3 इवेंट्स लिख दिए, तीनों अलग अलग पॉइंट उठा लिया सैंपल स्पेस से ही, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसका, इसका, इससे, इसका। वैसे भी सिंपल इवेंट्स हैं, आपको पढ़ाया था मैंने कि सिंपल इवेंट्स हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होते हैं। सिंपल इवेंट्स मतलब जिसमें एक एक आउटकम आ रही हो सैंपल स्पेस से, तो यानी कि एक एक आउटकम में तो सोचना ही नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होंगे, बट इनका यूनियन लोगे तो ये सारे के सारे थोड़ी मिल जाएंगे आपको, यानी सैंपल स्पेस तो क्रिएट नहीं होगा ना, तो एग्जॉस्टिव नहीं है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के पांचों पार्ट समझ में आ गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि अगेन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। बस यहाँ पे 2 डाइस उछाली गई हैं, तो हमें सैंपल स्पेस पहले लिखना आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा यार, जब भी 2 डाई उछाली जाएंगी तो यही सैंपल स्पेस बनता है। ये तो आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ना मैं। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 से लेके ऐसे अप टू 6 6 तक जाएगा। तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया। आगे क्या कह रहा है कि द इवेंट्स ए बी सी आर एज फॉलोज, ए रहा, बी ए रहा, सी ए रहा। तो पहले ए बी और सी लिख लेते हैं अच्छे से, फिर इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। ए में क्या कह रहा है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो यार एक बात बताओ, अगर मुझे ए को डिस्क्राइब करना है तो एक इवन नंबर होना चाहिए फर्स्ट डाई पे। अब यार देखो, ये जो आउटकम्स हैं, ये जो आउटकम्स हैं, ये जो आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस की, इसमें पहली डाई पे 2 है सब पे, इसमें पहली डाई पे 4 है सब पे, इसमें पहली डाई पे 6 है सब पे। तो 2 4 6 तो इवन नंबर ही होता है ना यार। तो मतलब क्या है कि ये तीनों लाइनें उठा के लिख दो यार, ठीक है, ए मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसको एक बार मिटा दूँ पहले, अब आ जाओ।
बी को डिस्क्राइब करते हैं। बी में क्या बोला गया है, बी में कह रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब यार फर्स्ट डाई पे ऑड लेके आना है, तो ऑड देखो फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे ऑड है, फर्स्ट पे ऑड है, यानी कि 1 वाली लाइन, 3 वाली लाइन, 5 वाली लाइन उठा के लिख दो, ठीक है, आपको बी मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब आगे बात करें हम सी की, तो इसमें कह रहा है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई लेस देन 5। भाई सम लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 सब में क्या क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, क्योंकि सम 2 से छोटा तो हो नहीं सकता, 12 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो 5 से भी बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा इक्वल टू 5 भी है, तो 5 भी आ सकता है, यानी कि सम 2, 3, 4, 5 यही हो सकता है। तो यहाँ पर देख लो सम 2, 3, 4, 5 क्या आएगा, वो सी में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपके सामने ये सैंपल स्पेस ना भी लिखा हो, अपने दिमाग में इमेजिन करो कि पहले पहली लाइन को स्कैन कर रहे हो, एक वाली को जिसमें शुरू में 1 है, फिर 2 वाली लाइन को, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। तो मैंने क्या कहा, ठीक है, सी को लिखते हुए कि भैया यहाँ पे सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि सम इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब सम की वैल्यू या तो 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी। अपने दिमाग में सोचो कि आपके सामने सैंपल स्पेस लिखा है, पहली लाइन में जो सम होगा वो 2 हो सकता है, बिल्कुल 1 1 पे 2 होगा, है ना, 1 वाली लाइन में शुरू में 1 है, ठीक है, 1 और 2 3 होगा, सम 3 भी मिल सकता है उस लाइन से, 1 3 4 होगा, सम 4 भी मिल सकता है, 1 4 5 होगा, है ना। 1 5 मत लिखना, वो सम 6 आ जाएगा, सम 6 तक जाना ही नहीं है, यानी पहली लाइन में 1 से लेके 1 4 तक जाओगे। दूसरी वाली लाइन में 2 वाली लाइन में, सैंपल स्पेस की 2 वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें देखो तो 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा, 2 और 2 जोड़ोगे 4 मिलेगा, 2 और 3 जोड़ोगे 5 मिलेगा, 2 और 4 जोड़ दोगे 6 मिल जाएगा, 6 तक जाना नहीं है, 2 4 लिखोगे नहीं। फिर तीसरी वाली लाइन पे जाओगे, तीसरी लाइन समझ रहे हो, तीसरी लाइन मतलब इस लाइन को, ठीक है, तो 3 1 जोड़ोगे 4 मिल जाएगा, 3 2 जोड़ोगे 5 मिल जाएगा, इससे आगे जा नहीं सकते हो। 4 वाली लाइन में 4 और 1 5 होता है, 5 वाली लाइन में 5 और 1 ही 6 हो जाएगा, 6 तक जाना ही नहीं है, नहीं उससे आगे जाएंगे नहीं, तो सी में इतना ही रहेगा। ठीक है, तो हमने सी डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा अब जो जो चीज़ें पूछी हैं वो बताते हैं, ठीक है। वैसे इनको डिस्क्राइब ना भी करते ना, ऐसे अलग अलग लिख के, पूरा ऐसा बोला नहीं था कि इनको डिस्क्राइब करके दिखाओ, लिख के दिखाओ, है ना, हमें तो इन चीज़ों का जवाब देना था, बट इनको लिखने से इन चीज़ों का जवाब देना आसान हो जाएगा। हालांकि हर एक पार्ट को हम इन्हीं की मदद से कर पाएँ ऐसा जरूरी नहीं है, इनके बिना भी कर सकते हैं जनरलाइज। जैसे जैसे यहाँ पे बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट आप चाहो तो ऐसे लिखो, इस फॉर्म में लिखो जो यहाँ पे मैंने लिखा है, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इन्होंने बोला ए क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, या फिर गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। मतलब देखो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, सैंपल स्पेस में से ए को रिमूव कर दो, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सैंपल स्पेस में से ए रिमूव करो। ठीक, तो यार ए क्या है, ए है जिसमें पहली डाई पे कैसा नंबर आया हुआ है, एक इवन नंबर आया हुआ है। तो जब आप इवन वाला रिमूव कर दोगे, इवन वाला रिमूव कर दो, तो ओड वाला ही तो बच जाएगा ना सर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब आप ए कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखोगे, जहां पर शुरू में ओड आया हुआ है, और असलियत में शुरू में ओड जो है वो बी है ना, बी यही तो है, गेटिंग एन ऑड नंबर, असलियत में ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अच्छा तो ये बात समझ में आ गई, चाहे आप वैसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख के दिखाओ, ठीक है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ठीक, अच्छा चलो हमने ऐसे लिख दिया। अब बात करते हैं अगला क्या बोला गया, नॉट बी। नॉट बी का मतलब क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी है क्या, बी ऐसा इवेंट है जिसमें फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आया हुआ है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ऑड वाले सारे गायब हो जाएंगे और इवन वाले बच जाएंगे। यानी नॉट बी में वो सब कुछ लिख दो जिसमें शुरू में इवन है, और शुरू में इवन क्या था, ए पे था, यानी कि ये चीज़ ए बन जाएगी, यानी कि नॉट बी या फिर बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक, आगे पूछा गया ए और बी, ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। यार देखो ए के पास क्या है, ए के पास है वो सभी एलिमेंट जिसमें शुरू में इवन वाला है, बी के पास क्या है, ओड वाला है। देखो मतलब एक वाली लाइन यहाँ से मिल गई, 2 वाली लाइन यहाँ से मिल गई, 3 वाली लाइन यहाँ से मिल गई, 4 वाली लाइन यहाँ से मिल गई, 5 वाली लाइन यहाँ से मिल गई, 6 वाली लाइन यहाँ से मिल गई, यानी इनका यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही उठ के आ जाएगा आपके पास। तो कहने का मतलब है कि ए और बी का मतलब सैंपल स्पेस ही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा चौथा जो पार्ट है इसका, इसमें बोला गया ए एंड बी, तो
तो यार ए एंड बी में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ए में क्या है, इवन नंबर आए फर्स्ट डाई पे, बी में क्या है, जब ऑड नंबर आए फर्स्ट डाई पे, कुछ भी एक जैसा कॉमन ही नहीं आएगा इन दोनों के बीच में। तो एंड में तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि जब भी ए एंड बी की बात करोगे हाँ, तो एक एम्प्टी सेट आना। ठीक है, ये इस बात समझ में आ गई। चौथा, पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, पांचवा जो पार्ट है इसमें कह रहा है ए बट नॉट सी। ठीक है, पांचवा जो पार्ट है ए बट नॉट सी का मतलब क्या होता है, समझ में आता है, ए माइनस सी। ए बट नॉट सी का मतलब होता है ए के सभी वो एलिमेंट जो सी पे नहीं होने चाहिए, यानी कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो ए बट नॉट सी को हम ए माइनस सी कहते हैं, इसको याद रखना। तो ए में से सी माइनस कर दो यार, ए में से सी माइनस करो। ए में से सी माइनस करने का मतलब है कि ए में से वो सभी एलिमेंट रिमूव करो जो सी के पास कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो ए और सी में कॉमन क्या क्या पहले वो देख लो। पहली बात तो कॉमन वही हो सकता है जिसके शुरू में इवन नंबर हो, क्योंकि ए में जो है वो इवन वाला है। तो शुरू में इवन वाला हटा दो ए में से, जो सी के पास भी हो। तो सी के पास क्या क्या है देखो, 2 1 है तो इसके पास भी 2 1 होगा, 2 2 है इसके पास भी 2 2 है, 2 3 है इसके पास भी 2 3 है, फिर 4 1 है तो 4 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें थी, इनको रिमूव कर दो। इनको रिमूव करने के बाद जो बच गया, यानी कि ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें 2 4 2 5 2 6 ये सब चीज़ ये लिख दोगे आप ए माइनस सी में। तो यानी ए माइनस सी में क्या आ जाएगा देखो, 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 ये सब चीज़ें लिख दो यहाँ पे जो हाईलाइट नहीं है। ठीक है, यानी कि ए के पास जो बच गया, बाकी चीज़ तो रिमूव हो गई ना, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, क्योंकि ये इनके इंटरसेक्शन में आ रहा था, ए और सी में कॉमन था। तो कॉमन एलिमेंट आप हटा दो, कॉमन एलिमेंट आपने हटाए तो जो बच गए वो ए माइनस सी है। ठीक है, ये ए माइनस सी है, यानी ये सारी चीज़ें ए माइनस सी में कॉपी कर दो। समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ए माइनस सी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अगला क्या कह रहा है, बी और सी। बी और सी का मतलब होता है बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन लेना है सर आपको। तो बी और सी का यूनियन लेना है तो पहले तो बी पूरा लिख दो यार, यानी कि बी में देखो 1 वाली लाइन है, 3 वाली लाइन है, 5 वाली लाइन है, ये लिख दो पूरा। तो बी और सी में 1 वाली लाइन पूरी लिख दी मैंने, ये वाली लाइन 3 वाली और 5 वाली पूरी लिख दी। ठीक है, अब क्योंकि यूनियन लेना है इनका, तो सी के साथ यूनियन में सी में से और क्या क्या आ सकता है देखो, 1 वाली लाइन तो पूरी लिख चुके हैं, तो 1 वाली लाइन तो मत लिखो, 2 वाली नहीं लिखी है, 2 वाली में से क्या क्या जाएगा, 2 1 2 2 2 3, 3 वाली हम पूरी लिख चुके हैं, 4 वाली में से 4 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें और आ जाएंगी यहाँ पे, 4 वाली लाइन में से 4 1 और 2 लाइन में से 2 1 2 2 2 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी यूनियन सी में 2 1 2 2 2 3 और 4 में से 4 1, तो बी यूनियन सी निकल जाएगा, निकाल लेना यार आराम से। छठे में कह रहा है बी एंड सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी में देख लो क्या क्या एक जैसा है। ठीक है, बी और सी में देख लो ना क्या क्या एक जैसा है, 1 1 यहाँ पे है, 1 1 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, 1 4 यहाँ पे, 1 4 यहाँ पे, और क्या क्या एक जैसा है। ठीक है, 2 1 उसमें नहीं है, 2 2 उसमें नहीं है। ठीक है, 3 1 है, ओड वाला ही तो होगा ना, 3 2 है बस। ठीक है, तो यानी इसमें क्या क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन में 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2 ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ठीक, चलिए अभी जो हाईलाइट किया पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। आगे क्या कह रहा है इसके आखिरी पार्ट में, ठीक है ना, आखिरी पार्ट में क्या कह रहा है, आखिरी पार्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखो यार ये इतनी बड़ी सी चीज़ जो आपको लग रही है ना, ये है नहीं इतनी बड़ी। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट तो ए के बराबर ही आ रहा था। चेक करो आप, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नॉट बी, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट तो ए के बराबर ही आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आप समझो कि ये ए के ही बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए होता है, यानी कि ये पूरा असलियत में ए ही लिखा हुआ है। ए का कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ निकाल दो बस। ठीक है ना, फिर से समझ लो जो समझ में नहीं आया, बी कॉम्प्लीमेंट तो ए के ही बराबर है, यानी कि ये भी ए समझो, तो ए इंटरसेक्शन ए, खुद का इंटरसेक्शन खुद के साथ तो ए ही होगा, फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले। आप एक काम करो ना कि जो सैंपल स्पेस है उसमें से सी हटा दो, सी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सैंपल स्पेस में से अगर मैं सी हटाऊँ तो एक बार देखो ज़रा, सी के पास क्या क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी एक वाले लाइन में से 1 1 1 2 1 3 1 4 हटा दो। फिर और क्या क्या है, 2 वाली लाइन में से सी के पास क्या है, 2 1 से लेके 2 3 तक,
तो 2 1 2 2 2 3 हटा दो, फिर 3 1 3 2 हटा दो, तो यहाँ से 3 में से 3 1 3 2 हटा दिया, 4 वाली लाइन में से 4 1 हटा दो, सी के पास 4 1 भी है, जो बच गया अब वो क्या बचेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस सी के कॉम्प्लीमेंट का देखो, ये तो ए हो गया था ना, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का लेना था, यानी ये जो बच गया इसका ए के साथ क्या ले लो, इंटरसेक्शन। तो इनमें ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, ए के पास तो इवन वाली ही लाइन है, यानी कि सिर्फ आपको इवन वाली लाइन में से चेक करना है। इवन वाली लाइन कौन कौन सी हैं, ठीक है, इवन वाली लाइन देखो, एक तो ये है 2 वाली, ये 4 वाली और ये 6 वाली, इसमें से जो बच गया वो आ जाएगा। कौन कौन बच गया, 2 4 2 5 2 6 बच गया, ठीक है, यानी कि 2 4 से लेके 2 6, 4 वाली में से 4 2 से लेके 4 6, और 6 वाले में तो सभी बच गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए के पास सब कुछ इवन वाला ही है ना, तो और में तो हम चेक भी नहीं करने जाएंगे, हमें इंटरसेक्शन देखना, ठीक। तो यानी कि ये चीज़ें आप लिख दो। तो देखो जरा, 2 वाले में 2 4 2 5 2 6, 4 में से 4 2 से लेके 4 3 4 4, ठीक है, 4 5 और 4 6, 6 में सब कुछ आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, क्लियर होगी बात। चलो एक बार अभी मैं उसको मिटा देता हूँ पहले, ये जो घिचपिच किया है यहाँ पे, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 6 अबाउ एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू है फॉल्स बताना है, ठीक है। अच्छा, गिव रीजन फॉर योर आंसर, चलो रीजन भी दे देंगे। पहला क्या है, ए एंड बी कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, तो यार ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ट्रू है, क्योंकि भाई देखो अभी हमने ऊपर ए को क्या पढ़ा था, इसमें फर्स्ट डिजिट इवन हो, बी में क्या था, फर्स्ट डिजिट ऑड हो, तो इनमें जब ये इवन ऑड में तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। हम कहेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है, क्यों है, एज ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है, तो यानी कि ट्रू होगा। अच्छा, दूसरे में क्या बोल रहा है, ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी है, हाँ, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया। एग्जॉस्टिव क्यों है, क्योंकि जब आप ए यूनियन बी कर रहे हो तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ए के पास क्या थे, देखो ए के पास क्या थे, शुरू में ए के पास थे जिसमें ये 2 वाली 4 वाली 6 वाली लाइन, बी के पास क्या है, 1 वाली 3 वाली 5 वाली लाइन, तो इनका यूनियन करोगे तो 1 वाली लाइन मिल जाएगी, 2 वाली मिल जाएगी, 3 वाली मिल जाएगी, 4 वाली मिल जाएगी, 5 वाली मिल जाएगी, 6 वाली मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो यानी पूरा सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन कुछ आएगा नहीं, यानी एम्प्टी आएगा। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे ए यूनियन बी सैंपल स्पेस है और ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, इसीलिए ट्रू है। देखो ए यूनियन बी सैंपल स्पेस से इससे क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव हो जाएगा, और इंटरसेक्शन एम्प्टी, इसका क्या मतलब है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि ए बराबर बी का कॉम्प्लीमेंट है, हाँ, ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, हमने ऊपर देखा हुआ है, क्यों है, क्योंकि ए क्या है, जिसमें सब कुछ शुरुआत में पहले डिजिट क्या आ जाए, पहले डिजिट आ जाए इवन, और बी में क्या है, पहले डिजिट आए ऑड, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बचेगा, जो इवन वाले हैं, तो ये भी ट्रू है। अगला क्या है, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए और सी के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए कहाँ पे है, छठे क्वेश्चन में ये रहा, सी कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे यहाँ पर 2 2 है तो यहाँ भी 2 2 आ गया, तो भैया इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि भैया ए इंटरसेक्शन सी जो होगा ना वो एम्प्टी सेट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो जब नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो जाएगा। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ए ही आ जाएगा पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट ए के ही बराबर है। आपने अभी ऊपर देखा, तो बी कॉम्प्लीमेंट की जगह भी ये सोचो, तो ए का ए के साथ ही कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आ जाएगा ना। अगला कह रहा है ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव तक तो जाओ ही मत, यहीं पे चेक कर लो, एक्सक्लूसिव ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा था कि बी डैश जो है वो ए के बराबर है, और ए का सी के साथ ही इंटरसेक्शन लोगे तो ए इंटरसेक्शन सी तो हमने ऊपर भी देख लिया कि एम्प्टी सेट नहीं आता है,
तो ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए ही नहीं है। जैसे ही एक की कंडीशन गलत होगी बाकी कंडीशन चेक ही नहीं करनी है ना, सीधा फॉल्स बोलो। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 7 क्वेश्चन समझ में आए होंगे साथों के साथों। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 14.2 का बेसिक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।